प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा आज आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा समाज लेकर आया हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समाज। बच्चों, समाजशास्त्र में समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर ही समाजशास्त्र को ठीक से समझ सकते हैं। जब समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के निश्चित अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है। समाज न केवल व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में एक वास्तविकता है। यह कहना पूर्णतः सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की है, वहीं समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया है। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ समाज को व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की आवश्यकता है। एक दूसरे के अभाव में इन दोनों की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब हम सबसे पहले समाज का सामान्य अर्थ जानेंगे। बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। यह समाज शब्द का अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द को अपने अपने ढंग से इसका अर्थ लगाया है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र समाज को व्यक्तियों के समूह के रूप में देखता है। मानव शास्त्री आदिम समुदायों को ही मानव मानता है, जबकि अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले व्यक्ति के समूह को समाज कहता है। अब हम समाजशास्त्र में समाज का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा जाता है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज समाज को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। आपने संबंधों की सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना है। समाजशास्त्र में समाज जो संबंध है वो केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों के द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे ही हम समाज कहते हैं। अब हम पार्सन्स की परिभाषा पर विचार कर लेते हैं। समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हैं, चाहे वे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। पार्सन्स अपनी इस परिभाषा में क्रिया को विशेष महत्व देते हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में किए गए कार्य को ही क्रिया कहा गया है। ऐसी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो संबंध उत्पन्न होते हैं वे ही सामाजिक संबंध और इन सामाजिक मानवीय संबंधों से बनने वाली जटिलता की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। अब हम गिडिंग्स की परिभाषा देख लेते हैं। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध हैं। आपकी इस परिभाषा में आपने समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना है जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अब हम यूटर की परिभाषा को भी देख लेते हैं। समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता यानी कि संपूर्णता का बोध कराती है। आपने अपनी इस परिभाषा में व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना है जो कि अमूर्त है। अमूर्त सामाजिक संबंधों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है क्योंकि समाज जो है व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से एक निर्मित जटिल व्यवस्था है। क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं तो उनसे मिलकर बनने वाली जो व्यवस्था है समाज, वो भी कैसा होता है? अमूर्त होता है। अब हम समाज की अवधारणा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जानेंगे।
मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर एवं पेज समाज को सामाजिक संबंधों का जाल अवश्य कहते हैं, लेकिन साथ ही उन आधारों अथवा महत्वपूर्ण तत्वों का भी उल्लेख करते हैं जिसकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप धारण करते हैं, एक सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। चलिए वो कौन कौन सी चीजें इन्होंने अपनी परिभाषा में बताई हैं। सबसे पहले रीतियां। रीतियां या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक प्रमुख प्रकार है। ये समाज के निर्माण के आधार के रूप में कार्य करती हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक रीतियां पाई जाती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि से संबंधित रीतियां। ये रीतियां व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं। इसके विपरीत आचरण या व्यवहार करने पर व्यक्ति को अन्य लोगों की आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। कभी कभी रीतियों के विरुद्ध आचरण करने पर व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। रीतियां समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। जो अगली इन्होंने सामाजिक संरचना को निर्मित करने वाली व्यवस्था बताई थी वो है कार्य प्रणालियां। कार्य प्रणालियों को ही समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। मैकाइवर एवं पेज ने सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रणालियों को ही संस्था के नाम से पुकारा है। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों को की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही होती है, इन्हीं से नियंत्रित होती है। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष कार्यप्रणाली होती है जो अन्य समाजों की कार्यप्रणालियों से भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में हिंदुओं के विवाह से संबंधित कार्यप्रणालियां मुसलमानों या ईसाइयों की जो विवाह की प्रणाली होती है उससे भिन्न होती है। अगली विशेषता है अधिकार। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जाता है। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ेगा जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते हों। समाज में अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं जिनके कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार, शक्ति या सत्ता का होना आवश्यक है। इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। परिवार में यह अधिकार या शक्ति कर्ता के पास, जाति में पंच के पास, गांव में मुखिया, पटेल या प्रधान के पास तथा राज्य में राजा के पास केंद्रित रही है। स्कूल, कॉलेज, आर्थिक संगठन, आर्थिक संघ आदि में किसी न किसी व्यक्ति के पास यह अधिकार या सत्ता सदैव मौजूद रहती है। वर्तमान समय में जटिल समाजों में अधिकार या सत्ता कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में केंद्रित है, जो व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब है पारस्परिक सहायता। यह समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तब तक समाज की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में तो एक छोटे से छोटा समूह परिवार तक भी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। जिस समाज में पारस्परिक सहयोग की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक मात्रा में प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। वर्तमान में सहयोग के क्षेत्र में बढ़ जाने से समाज का आकार काफ़ी विस्तृत हो गया है। जो अगला आधार है वो है समूह एवं विभाग। समाज अनेक समूहों एवं विभागों या उप समूहों से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, कस्बा, नगर, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठन, स्कूल, महाविद्यालय आदि अनेक समूह एवं विभाग हैं जिनसे समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं। आयु, लिंग, जाति, प्रजाति, वर्ग आदि के आधार पर समाज में अनेक विभाजन देखने को मिलते हैं। ये सभी समूह एवं विभाग आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये समूह जितने अधिक संगठित होंगे समाज भी उतना ही अधिक उन्नत होगा। अगला आधार है मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि मानव के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं,
जैसे कि धन, वैभव, सम्मान, शक्ति आदि से संबंधित आवश्यकताएं एवं इच्छा। यदि व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जाए और व्यक्ति को उन्हें मनमाने ढंग से पूरा करने की छूट दे दी जाए तो समाज में व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वच्छंद या मनमाने तरीके से व्यवहार करने लगेंगे तथा आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समाज विघटित होने लगेगा। अतः मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। इन साधनों को काम में लिए बिना समाज की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों में हम कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन आदि को शामिल करते हैं। अनौपचारिक साधनों में हम जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ि, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता आदि को शामिल करते हैं। इन सभी साधनों से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता। समाज में एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। समाज में स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करने से है। जहाँ समाज में व्यक्ति के व्यवहार को औपचारिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वहाँ उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान भी की जाती है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर समाज की प्रगति में योग दे सकता है। बहुत अधिक नियंत्रित व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसकी विवेक और चिंतन शक्ति को कुंठित कर देते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने का अवसर देती है, वहाँ साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह दूसरों की स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर दे, उसके मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस प्रकार मैकाइवर पेज ने समाज के 7 आवश्यक आधार बताए थे। मैकाइवर पेज समाज को सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था मानते हैं और साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये सभी सामाजिक संबंध आपस में गुथे हुए हैं। सामाजिक संबंधों के जाल से निर्मित यह जटिल व्यवस्था निरंतर बदलती रहती है। इसमें हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आज हमने समाजशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को जाना। आप सभी विद्यार्थी समाजशास्त्र की परिभाषाएं असाइनमेंट के रूप में कार्य करेंगे। धन्यवाद।